सोचिए, एक सिस्टम इतना खोखला हो सकता है कि कोई इंसान एक या दो नहीं बल्कि पूरा 50 कत्ल करने की बात कबूल करे, उसे कई उम्र कैद की सजाएं मिलें और फिर वो महज अच्छे आचरण का हवाला देकर जेल के मुख्य द्वार से बड़े आराम से बाहर आ जाए। और दूसरी तरफ एक ऐसा अपराधी जिसके पास इतनी बेहिसाब दौलत हो कि वो एक पूरे देश की कानून व्यवस्था को ही अपनी जागीर बना ले। मतलब आज की ये विस्तृत चर्चा इन्हीं दो अलग अलग दुनियाओं लेकिन एक जैसी व्यवस्थागत नाकामियों पर केंद्रित है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में हम जिन कहानियों को खंगाल रहे हैं वो सिर्फ अपराधियों की क्रूरता का लेखा जोखा नहीं है। हमारे पास स्रोतों का एक पूरा स्टैक है जिसमें क्राइम तक के इन्वेस्टिगेटिव वीडियोस हैं, विकिपीडिया के अहम दस्तावेज हैं और india.com के गहराई से लिखे गए आर्टिकल्स शामिल हैं। और इन स्रोतों से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक शातिर दिमाग सिस्टम की हर एक खामी का फायदा उठाता है। देखिए, हम अक्सर अपराध की बीभत्सता पर तो बात करते हैं, लेकिन उस मशीनरी को नज़रअंदाज कर देते हैं जो उन्हें ऐसा करने की छूट देती है, चाहे वो पेरोल सिस्टम हो या फिर न्यायपालिका के भीतर का भ्रष्टाचार। तो आज का हमारा मिशन बिल्कुल स्पष्ट है। इन अलग अलग रिपोर्टिंग और आर्टिकल से उन बारीक और अनदेखे तथ्यों को बाहर निकालना जो दिखाएंगे कि जब अपराधी सिस्टम से खेलते हैं और जब अंततः सिस्टम पलटवार करता है तो क्या होता है। तो चलिए इसे थोड़ा डिकोड करते हैं और शुरुआत करते हैं उस इंसान से जिसे भारत के आपराधिक इतिहास में डॉक्टर डेथ के नाम से जाना गया। डॉक्टर डेथ मतलब देवेंद्र शर्मा, एक ऐसा आयुर्वेदिक डॉक्टर जिसके दामन पर 50 से ज्यादा कत्ल के दाग हैं। इसकी कहानी इस बात का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है कि कैसे आर्थिक नुकसान किसी इंसान के लिए एक खतरनाक साइकोलॉजिकल ट्रिगर बन सकता है। हाँ, क्योंकि वो कोई पैदाइशी अपराधी तो था नहीं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से ताल्लुक रखने वाले देवेंद्र ने आयुर्वेदिक मेडिसिन की पढ़ाई की। फिर उसने राजस्थान का रुख किया जहां उसने एक जनता क्लिनिक खोला। बिल्कुल, और ये बहुत ही सामान्य सी शुरुआत थी। उसने 11 सालों तक वहां मरीजों का इलाज किया, पाई पाई जोड़कर अपनी जिंदगी की कुल जमा पूंजी इकट्ठी की, जो उस समय के हिसाब से करीब 11 लाख रुपए थी, जो कि 90 के दशक के अंत या 2000 के दशक की शुरुआत में एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। लेकिन फिर एक ऐसा फ्रॉड हुआ जिसने उसकी पूरी मानसिकता को ही बदल दिया। कुछ जालसाजों ने उसे एक फर्जी गैस एजेंसी की डीलरशिप दिलाने का झांसा दिया और रातों रात अपने व्यापार को बढ़ाने के लालच में उसने अपनी जीवन भर की कमाई उन दलालों को सौंप दी। और जैसा कि ऐसे मामलों में अक्सर होता है, वो दलाल पैसे लेकर गायब हो गए। उसकी 11 साल की मेहनत एक झटके में शून्य पर आ गई। और यही वो बिंदु था जहां से उसका पतन शुरू हुआ। वो वापस अलीगढ़ आ गया, लेकिन इस बार मरीज देखने के लिए नहीं, वो बस अपना खोया हुआ पैसा वापस पाने का कोई शॉर्टकट ढूंढ रहा था। और उस दौर में आपको याद होगा, किडनी ट्रांसप्लांट का एक बहुत बड़ा अंडरग्राउंड रैकेट पनप रहा था। सही कहा। उसकी मुलाकात कुछ ऐसे डॉक्टरों से हुई जो इस गैर कानूनी नेटवर्क का हिस्सा थे। उस समय ब्लैक मार्केट में एक किडनी के आसानी से 5 से 7 लाख रुपए मिल जाते थे। मांग बहुत ज्यादा थी और डोनर्स की कमी थी। तो यहीं पर देवेंद्र के दिमाग ने एक ऐसा गणित लगाया जो किसी भी इंसान को डरा दे। उसने सोचा कि डोनर ढूंढने और उन्हें राजी करने में जो वक्त लगता है, उसे खत्म ही क्यों ना कर दिया जाए। सीधे लोगों को मारकर उनकी किडनी निकाल लेना उसे ज्यादा आसान लगा। इस क्रूर योजना को अंजाम देने के लिए उसने जो मॉडस ऑपरेंडाई तैयार की, वो रसद और प्लानिंग के लिहाज से बहुत ही सटीक थी। वो दिल्ली या गुरुगांव जैसी भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाता और वहां से एक टैक्सी बुक करता। उसका निशाना हमेशा सुनसान रास्तों से गुजरने वाली टैक्सियां होती थी। अलीगढ़ के आसपास किसी सुनसान इलाके में पहुंचते ही वो और उसके साथी उस टैक्सी ड्राइवर की हत्या कर देते। हत्या के बाद उसकी टीम ड्राइवर की किडनी निकाल लेती थी, लेकिन बात सिर्फ किडनी पर खत्म नहीं होती थी। उस टैक्सी का क्या होता था? उसे सीधे चोर बाजार ले जाया जाता था, जहां उसे 20,000 से लेकर 50,000 रुपए तक में बेच दिया जाता था। एक ही अपराध से दो तरफा कमाई। लेकिन हर अपराधी के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि लाश को कैसे मिटाया जाए। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है, वो ये है कि देवेंद्र ने लाशों को ठिकाने लगाने के लिए सिर्फ एक गड्ढा खोदने का आम तरीका नहीं चुना। उसने उत्तर प्रदेश के कासगंज में बहने वाली हजारा नहर का चुनाव किया। हजारा नहर? क्योंकि ये नहर मगरमच्छों की घनी आबादी के लिए कुख्यात है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये उसके लिए एक प्राकृतिक इंसिनरेटर थी।
1998 से लेकर 2004 के बीच महज 6 सालों के भीतर उसने 50 लाशें उस नहर में फेंक दी। और मगरमच्छों ने अपना काम इतनी सफाई से किया कि पुलिस को आज तक उन 50 में से एक भी लाश का कोई टुकड़ा तक बरामद नहीं हुआ। कानून की भाषा में जिसे कॉर्पस डेलिक्टी कहते हैं, यानी अपराध का मुख्य सबूत, वो मौजूद ही नहीं था। उसे अच्छी तरह पता था कि बिना लाश के हत्या साबित करना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल होगा। ये एक बहुत ही सोची समझी कानूनी रणनीति थी। लेकिन 2004 में एक टैक्सी ड्राइवर को रास्ते में कुछ अजीब महसूस हुआ। उसे भनक लग गई थी कि कुछ गलत है। और वो ड्राइवर खतरे को भागते हुए बीच रास्ते में ही किसी बहाने से रुका, वहां से भाग निकला और उसने पुलिस को खबर कर दी। उस एक ड्राइवर की सूझबूझ ने इस पूरे खूनी खेल का पर्दाफाश कर दिया। जब पुलिस ने देवेंद्र शर्मा को पकड़ा तो जो खुलासे हुए वो चौंकाने वाले थे। पुलिस के पास सिर्फ 21 टैक्सी ड्राइवरों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी, लेकिन देवेंद्र पूरे 50 कत्ल कबूल कर रहा था। क्योंकि लाशें कभी नहीं मिली, इसलिए अदालतों को ये पूरा केस बेची गई टैक्सियों की बरामदगी और अन्य पारिस्थितिक साक्ष्यों को जोड़कर साबित करना पड़ा। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद उसे 7 मामलों में उम्र कैद और 1 मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। कागजों पर यह देखकर लगता है कि सिस्टम ने अपना काम कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। ये मोड़ हमारी न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। 2004 से जेल में रहने के बाद 2020 में देवेंद्र शर्मा ने जयपुर की सेंट्रल जेल से पैरोल के लिए आवेदन किया और आधार था जेल के अंदर उसका अच्छा आचरण। और व्यवस्था का अंधापन देखिए। जिस व्यक्ति पर 7 उम्र कैद की सजा चल रही थी, उसे 20 दिन की पैरोल दे दी गई। ये पैरोल के नियमों का एक बहुत ही यांत्रिक और सतही इस्तेमाल था। बाहर आते ही देवेंद्र शर्मा तुरंत फरार हो गया। हालांकि पुलिस ने उसे कुछ महीनों बाद दिल्ली से दोबारा गिरफ्तार कर लिया और इस बार उसे जयपुर के बजाय तिहाड़ जेल भेज दिया गया। कोई भी सोचेगा कि एक बार पैरोल तोड़कर भागने के बाद अब उसे भविष्य में कभी ये सुविधा नहीं मिलेगी। लेकिन 2023 में सिस्टम ने फिर से वही गलती दोहराई। इस बार उसने तिहाड़ जेल से अपनी 65 साल की उम्र और पारिवारिक कारणों का हवाला देकर फिर से पैरोल मांगी। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि उसे फिर से पैरोल मिल गई और वो एक बार फिर से गायब हो गया। इससे एक बहुत ही अहम सवाल उठता है, हमारे कानून में रिस्क असेसमेंट की व्यवस्था इतनी कमजोर क्यों है? एक ऐसा इंसान जिसका आपराधिक इतिहास इतना खूंखार हो, उसे बार बार समाज में वापस कैसे भेजा जा सकता है? ये पूरी पैरोल प्रक्रिया के खोखलेपन को दर्शाता है। इस बार उसे खोजना पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया था। वो छिपने में माहिर हो चुका था। अभी हाल ही में नवंबर 2024 में जाकर दिल्ली पुलिस की एक विशेष टीम को कामयाबी मिली। उसे राजस्थान के दौसा में रामेश्वर धाम आश्रम से पकड़ा गया। वहां वो किसी अपराधी की तरह नहीं, बल्कि एक बाबा के वेश में रह रहा था। पुलिस के लिए उसे पहचानना भी एक चुनौती थी, क्योंकि उसकी सफेद दाढ़ी और बाल काफी बढ़ चुके थे। हाँ, पुलिस की टीम वहां भक्तों के रूप में गई और महीनों तक उसकी रेकी करती रही। जब उन्हें शक हुआ तो उन्होंने फेशियल रिकॉग्निशन विशेषज्ञों की मदद ली। विशेषज्ञ जानते हैं कि इंसान अपना हुलिया कितना भी बदल ले, उसकी आंखों और नाक का जो अनुपात है वो कभी नहीं बदलता। इसी मिलान के बाद उसकी असली पहचान कंफर्म हो पाई। देवेंद्र शर्मा ने एक स्थानीय पेरोल सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाया और सालों तक कानून के साथ लुकाछिपी खेलता रहा। लेकिन क्या हो जब किसी अपराधी की महत्वाकांक्षा सिर्फ एक शहर या राज्य तक सीमित न हो?